आप देख रहे हैं तनाजुर फर्रुख सुहेल गोइंदी के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फर्रुख सुहेल गोइंदी। हमारे तनाजुर में आज के मेहमान हैं साबिक वफाकी वजीर जनाब परवेज साले। पाकिस्तान की जमहूरी तहरीकों में इनका बड़ा नुमाया किरदार रहा, तो इनसे आज एक तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। परवेज साले साहब, कैसे हैं आप? बस बहुत मेहरबानी, बड़ी खुशी हुई आपसे, बड़े अरसे के बाद मुलाकात हुई। शुक्रिया आपसे भी मुलाकात का। परवेज साले साहब, आप पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स में रहे हैं, स्टूडेंट मूवमेंट्स में रहे हैं अयूब खां के खिलाफ, फिर ज़िया उल हक के मार्शल लॉ में आप उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने ज़िया उल हक के करख्त मार्शल लॉ में डेमोक्रेटिक स्ट्रगल की। तो डेमोक्रेसी को पाकिस्तान में कैसे डिफाइन करते हैं आप? असल में पाकिस्तान में तो 62 इयर्स में ज़्यादा पीरियड तो मार्शल लॉ का रहा है जी। यहाँ इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो फौज डायरेक्ट इंटरवीन करती रही डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। उसके बाद फौज ने ऐसी पॉलिटिकल फोर्सेस क्रिएट की। फौज ने या मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ने, जर्नैलों ने? आप जनरली इसको हम कहते हैं सिविल मिलिट्री ओलिगार्की अपनी टर्म्स में। उन्होंने एक ऐसी क्लास पॉलिटिशियंस पैदा की जो कि बिजनेसमैन थे बेसिकली। वो सियासतदान नहीं थे, वो उनके क्रोनीज थे। अच्छा। उनके चमचे थे। सही। और वो सियासतदान अभी भी नहीं है। अच्छा। और लोग जब देखते हैं कि ये सियासतदान है, तो वो सियासतदान नहीं है, वो अपने जो उन्होंने करप्शन की है, जो उन्होंने हराम बनाया है और जो हराम बनाना चाहते हैं, वो बिजनेसमैन है, बिजनेस के लिए पॉलिटिक्स में आते हैं। तो वो अपने इंटरेस्ट के लिए पॉलिटिक्स में, अपने इंटरेस्ट के, वो सियासतदान नहीं है। अवाम के लिए पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, वो अवाम के लिए पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। तो वो डेमोक्रेसी के लिए भी पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। तो डेमोक्रेसी की क्या डेफिनेशन है? इलेक्शन को डेमोक्रेसी कहते हैं या कोई वे ऑफ लाइफ है डेमोक्रेसी? देखिए, डेमोक्रेसी तो बड़ी वाइड चीज है। डेमोक्रेसी तो स्टार्ट होती है पहले पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर अपनी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद मुल्क में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। जो मैंने आपको कहा है कि 62 इयर्स में मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं रही। 62 इयर्स में ज्यादा पीरियड तो मिलिट्री रूल का रहा है, और जितना पीरियड मिलिट्री रूल का नहीं भी रहा उसमें भी इंटरफेरेंस, मुदाखलत, फ्रॉड, मुदाखलत और खौफ। मुझे बेनजीर साहिबा कहती थी कि हर वक्त मुझे इनका खौफ है। मोहतरमा कहती थी जब प्राइम मिनिस्टर थी उस वक्त कहती थी कि मुझे इनका हर वक्त का खौफ है, हर वक्त का खौफ है। और ये भुट्टो साहब के साथ हुआ 5 जुलाई 77 को। मेरे साथ, मुझे याद है, मैं उस वक्त था स्पेशलिस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑन लिटरेसी। हमने लिटरेसी का एक प्रोग्राम बनाया, 10,000 स्कूल्स का पायनियर किया प्रोग्राम फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ 93 की जो मोहतरमा की हुकूमत थी, 93 की हुकूमत में। तो वो हमने प्रोग्राम स्पॉन्सर किया। 10,000 स्कूल्स पहले 100% लिटरेसी अचीव करने के लिए हमें 3 लाख स्कूल्स अब बनाने चाहिए। उस वक्त 2 लाख। अच्छा। अगर हम बनाते 10 सालों में ये फर्क आया, ये 100% लिटरेसी अचीव हो सकती थी। मुझे एकदम खबर मिली कि जी ये सारा प्रोग्राम स्क्रैप ऑफ कर दिया। अच्छा। मुझे उस वक्त, मैं बड़ी खुशी के साथ कहता हूँ, आज शहनाज वजीर अली साहब का नाम लेता हूँ, वो स्पेशलिस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑन सोशल सेक्टर्स थी। उन्होंने मुझे कहा, परवेज ये आपका तो प्रोग्राम स्क्रैप ऑफ हो गया। अच्छा, उसकी क्या रीजंस थी? रीजंस थी कि ये अनाउंस बजट में कर देते हैं, एजुकेशन का बहुत बड़ा बजट, लिटरेसी का बहुत बड़ा बजट, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो हर 3 महीने का कटौती लगती हैं। अच्छा। कट्स लगते हैं। मुझे पता लगा, उन्होंने खैर मुझे कैबिनेट मीटिंग में एक कहते हैं ना, आई हैड टू बार्ज इन टू द कैबिनेट मीटिंग। बार्ज किया और मैंने वहां जाके बड़ी एक इमोशनल स्पीच की बीबी के सामने, कैबिनेट में। और एंड में की मैंने बीबी को कहा कि ये लिटरेसी के हमारा हालात हैं, हमारी ये इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं। 6% ऑफ द GDP शुड बी एलोकेटेड टुवर्ड्स लिटरेसी। ये दुनिया का है और हमने कमिटमेंट साइन की हुई, हम उन कमिटमेंट्स को डिसऑनर कर रहे हैं। बीबी ने एंड में माइक ऑफ किया, कहती आई विश आई कुड, कहता अभी कैमराज ऑफ कर दें आप, इसको ऑन रिकॉर्ड ना रखें। आई विश आई कैन टेल दिस टू द, मेरी इतनी इमोशनल स्पीच थी, आई विश आई कैन टेल दिस टू द डिफेंस कमेटी ऑफ पाकिस्तान कि हमारा सारा बजट कहाँ जा रहा है। और ये जो असल बातें कर रहे हैं जो परवेज ने की हैं सोशल सेक्टर्स की, पॉवर्टी एलिविएशन, लिटरेसी, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह की, ये इस तरह हम अनाउंस कर देते हैं, फिर काटना पड़ता है, बिकॉज वो हमारे नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स ऐसे हैं, डेट सर्विसिंग ऐसी है, हमारी डिफेंस में इतना खर्चा है। तो कहती है आई विश आई कुड टॉक दिस टू द डिफेंस कमेटी। तो फिर ये जो पॉलिटिकल लीडर्स को इन चीज़ों का अदराक हुआ, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो होता है, एक तो बुकिश नॉलेज होता है ना,
तो जब जाके सिस्टम के अंदर से ये देखा, एक्सपीरियंस किया भुट्टो साहब ने, मोहतरमा ने, और अब फिर पीपल्स पार्टी ये एक्सपीरियंस कर रही है, तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्यों नहीं बनाया जाता चेंज का, पॉलिटिकल पार्टीज जो इस सिस्टम को ब्रेकअप करे, जो फ्यूडल और इन लोगों का बनाया हुआ है, जो एंटी पीपल है, जो लिटरेसी नहीं होने देता, जो डेमोक्रेसी नहीं आने देता, जो सोसाइटी में डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं लाने देता। फारूक, सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं समझता हूं कि अनइंटरप्टेड डेमोक्रेसी चलती रहती है ना, जिस तरह इंडिया में चली है, तो इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन हो जाते हैं। ये सब कुछ हो जाना था, गलतियां भी होती हैं, इसीलिए मैं बड़ा इस चीज का हामी हूं कि जो मर्जी गलतियां हों 5 साल टेन्योर गुजारने दें। लेकिन प्रोफेसर साहब, मेरा आदत तो नहीं है इंटरफेयर करने की, मैं एक कमेंट आपको देना चाहता हूं। भारत के अंदर डेमोक्रेसी है, यानी इलेक्शन का तसलसल है, लेकिन उस डेमोक्रेसी के जो असरात हैं, फ्रूट्स, वो अवाम तक नहीं पहुंचे। यही वजह है कि भारत के 640 डिस्ट्रिक्ट्स में से 240 में माओइस्ट नक्सलाइट्स आ गए हैं, और भारत के हुक्मरान ये समझते हैं कि उनको सबसे बड़ा इंटरनल जो थ्रेट है वो पॉवर्टी और नक्सलाइट्स हैं। तो डेमोक्रेसी तो वो तो वहां भी फ्रूट्स नहीं लाई, वो बुर्जुआ की डेमोक्रेसी है, रूलिंग क्लास की डेमोक्रेसी है। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। अच्छा, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। भारत इज अ बिग डेमोक्रेसी। आप ये कह रहे हैं पॉवर्टी भी तो है ना दुनिया की, पॉवर्टी भी होती है, डेमोक्रेसी तो है। इतना बड़ा मुल्क, इतनी हेट्रोजीनियस सोसाइटी, इतनी हेट्रोजीनियस सोसाइटी, वो तो नहीं टूटा। हमसे तो ईस्ट पाकिस्तान टूट गया। आज हम ये मौजूदा पाकिस्तान तोड़ रहे हैं, हमारा मौजूदा पाकिस्तान भी, वी आर ऑन द वर्ज ऑफ अ फेल्ड स्टेट। हाँ, वी आर ऑन द वर्ज ऑफ अ ब्लडी रेवोल्यूशन टुडे। हम, भारत इतना बड़ा मुल्क है, तो अगर हम इंकलाब के करीब हैं, ये तो बड़ा अच्छा साइन है। इनकलाब, नेगेटिव इनकलाब जा रहे हैं। आपका मतलब अनार्की आ रही है? अनार्की, फ्रेंच रेवोल्यूशन टाइप इनकलाब। वहां पीपल स्टॉर्म्ड द पैलेस ऑफ द किंग एंड द क्वीन, दे वर assassinated। लेकिन वहां ये हालत अल्टरनेटिव एजेंडा नहीं, अल्टरनेटिव कोई पार्टी लीड ही नहीं कर रही थी ना, इस तरह यहाँ आज लोड शेडिंग है। लेकिन अगर आप जैसे लोग सियासत में हो तो अल्टरनेटिव लीडरशिप तो बन सकती है ना? बन जाती है, लेकिन इसमें मिस फॉर्च्यून एक सबसे बड़ी ये है कि पाकिस्तान में सियासत में पैसे की इतनी इन्वॉल्वमेंट कर दी है कि मिडिल क्लास के और शरीफ लोग वाइप आउट हो गए इस सियासत से। पैसे की इतनी इन्वॉल्वमेंट हो गई। कैसे उसको रिस्टोर किया जा सकता है या एस्टैब्लिश किया जा सकता है? रिस्टोर इस तरह हो सकता है, मिडिल क्लास की पॉलिटिक्स, अवाम की, गरीब की, किसान की, मजदूर की। इलेक्शन लड़े जाते हैं, इलेक्शन कमीशन अनाउंस करती है कि जी 5 लाख से ज्यादा नहीं खर्चेंगे, 10 लाख से ज्यादा नहीं खर्चेंगे। यहाँ अरबों रुपए खर्च होता है, तो वहां जो है कोई पूछने वाला है? किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी हुई है? किसी को डिस्क्वालीफाई किया कि आपने जी 5 लाख का बैरियर क्रॉस किया था या आपने 10 लाख का बैरियर क्रॉस किया था? पैसे की जब तक इन्वॉल्वमेंट होगी, आप और मेरे जैसे लोग कहाँ आ सकते हैं इसमें? गरीब आदमी क्या आ सकता है? मैं आपको बताता हूं कि मैंने बीबी को कन्विंस किया था 1988 में। खैर, वो उस वक्त एमपी और एमएनए के इलेक्शंस के टिकट्स के वक्त, तो वो उन्होंने मुझे कहा, बीबी ने, आई वाज रॉन्ग देयर, शी वाज राइट। उन्होंने मुझे कहा कि परवेज, पैसे की इन्वॉल्वमेंट है, ये तुम गलत बात कर रहे हो कि एमपी और एमएनए के टिकट्स उनको दो जो हमारे जाले हैं, ये जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, इनके पैसा नहीं ले सकते, यहाँ पैसे की इन्वॉल्वमेंट, तो हार जाएंगे। खैर, उन्होंने उस हवाले से अपने टिकट दिए, वो शी वाज राइट। फिर जब काउंसलर्स के इलेक्शन आए 1990 में शायद आए थे, हाँ जी 90 में, मैंने उनको कहा कि आप चले इधर तो करें ना, पार्टी वर्करों को आगे, इनको जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं इनको हम टिकट देते हैं। तो उन्होंने कमेटी बना दी एमएनए और एमपीएस की, जो हमारे, जिस तरह मैं गुलबर्ग से एमपीए था, मेरे साथ एमएनए थे तारिक रहीम साहब, हमने ये डिसाइड करके सारे वर्कर्स जो थे ना पार्टी के, जो जिन्होंने कुर्बानियां दी थी, किलों में गए थे, जेलों में गए थे, कोड़े खाए थे, उनको हमने टिकट्स ऑफर किए। और उस वक्त 2 लाख, मेरा एस्टिमेट था 2 लाख रुपए खर्च होगा उस जमाने में, एक काउंसलर का 2 से 5, बहुत ज्यादा 5। तो उन्होंने कहा कि जी हम तो ये भी नहीं खर्च सकते। अच्छा, आप हमें फंड देंगे? वो खर्च नहीं कर सकते तो इलेक्शन भी नहीं जीत सकते। नहीं जीत सकते ना। फिर हुआ ये कि हमने कहा, आप, उन्होंने हमसे कहा जी आप कमिटमेंट देते हैं कि आप पैसे देंगे? हमने कहा पार्टी तो नहीं देगी, हम ट्राई करेंगे आपके लिए। उन्होंने कहा जी हम ये कमिटमेंट इस किस्म की नहीं मानते, आप इस तरह करें कि ये हमारे दोस्त हैं, इनका होटल है, ये बिजनेसमैन है, हमारे ये दोस्तों को टिकट दे दें। फिर हमने उनके दोस्तों को टिकट दिया। आपको मतलब कि पॉलिटिक्स जो है वो कमर्शलाइज हो गई? कमर्शलाइज। ये ज़ियाउल हक ने की या उससे पहले या बाद में? ये 85 के इलेक्शंस में, नॉन पार्टी इलेक्शन में ज्यादा कमर्शलाइज हुई। और जब फौज ने बिजनेसमैनों को आगे किया। तो ये सब मैं यहाँ पे आपसे सवाल करूंगा, 85 के इलेक्शन के वक्त एमआरडी थी और आप उन लीडर्स में थे जो एमआरडी के मोस्ट एक्टिव लीडर थे। एमआरडी ने गलती नहीं की उस पार्ट इलेक्शंस का बाइकआउट? बहुत बड़ी गलती की थी।
वॉक ओवर दे दिया। उसके बाद ये सारी नई पौध जो आज सियासत में आई है ना, और उसका सिलसिला जो चल रहा है, ये चल रहा है, ये नई पौध आ गई सारी, बिल्कुल वॉक ओवर दिया। ये दे नेवर एग्जिस्टेड इन पॉलिटिक्स दीस वो पीपल। ट्रैप नहीं किया गया आपकी लीडरशिप को? कोई मैसेज ऐसे आए प्रॉब्ली ट्रैप हो गए थे कि बाइकआउट किया जाए? बिल्कुल, अगर बाइकआउट ना करते तो वो सिस्टम के अंदर से एक ब्रेक थ्रू हो सकता है। एग्जैक्टली। इसमें आप तो इनकलाबी आदमी है पुराने, मैं जानता हूं आपको। लेनिन ने एक किताब लिखी थी जी, उसका मैं उर्दू में बात करता हूँ क्योंकि उर्दू हाँ का जी, प्रोग्राम हाँ है। जी। क्या हमें रुजत पसंद ट्रेड यूनियनों में काम करना चाहिए? अच्छा, इंटरेस्टिंग। हाँ, ठीक है। उसका मकसद ये था कि बड़े प्लेटफॉर्म से काम करना चाहिए, छोटे प्लेटफॉर्म से काम नहीं करना चाहिए। बड़े प्लेटफॉर्म में आपका ऑडियंस होता है, जो मेन स्ट्रीम के हाँ, आप 1.5 इंच की मस्जिद ना बनाए, हमने और आपने बना के बड़ी देखी है, ठीक है, हाँ, लेकिन वो 1.5 इंच की मस्जिद नहीं थी। बड़े प्लेटफॉर्म में आप बड़े प्लेटफॉर्म पर काम करें और बड़े प्लेटफॉर्म में अपनी लॉबी क्रिएट करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। लेनिन ने भी बड़े प्लेटफॉर्म पे काम किया, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी में, बिल्कुल, मेन स्ट्रीम की पार्टी बिल्कुल। में। तो रुजत पसंद ट्रेड यूनियनों का मकसद ये नहीं था कि ट्रेड यूनियन कुड बी अ पॉलिटिकल पार्टी, इट कुड बी एनी बिग थिंग, बट स्टे इन द मेन स्ट्रीम। उसका मैसेज था स्टे इन द मेन स्ट्रीम। अच्छा, ये जो पॉलिटिक्स थी 60s की, 70s की, 80s तक ये असरात थे, उसमें एक किसान का बड़ा रोल था, फार्मर का, पेजेंट का। आज पाकिस्तान की मेन स्ट्रीमिंग पेजेंट को तो बिल्कुल उसको आइसोलेट कर दिया है, और जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं वो बिल्कुल कुछ लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ज्यादा कॉइन किए हैं, ग्राउंड रियलिटी पे इश्यूज और हैं। यार मैं मौजूद साहब आपके कहना चाहता हूँ, मैं आपके टीवी पे भी बैठा हूँ, यहाँ माफियाज बने हुए हैं, छोटे छोटे इश्यूज जो असल इश्यूज हैं पाकिस्तान के, उनको तो टच ही कोई नहीं करता, डाइवर्ट किया हुआ है, टच नहीं करता। जिस तरह मैंने उस दिन बात की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पाकिस्तान इज बिकमिंग अ फेल्ड स्टेट, लेकिन कुछ सुसाइड बॉम्बिंग ऐसी भी हो रही हैं। एक आदमी को आप कहते हैं कि जी ये लो आप 10 लाख रुपए ले लो, 20 लाख रुपए ले लो, वो कहता है जी मैं तो सुसाइड बॉम्बिंग करके मर जाता हूँ, लेकिन मेरी फैमिली तो आबाद हो जाएगी ना फ्यूचर में। आज वो ये कर रहे हैं, कल वो कहेंगे जी हम इनको क्यों ना मारें। लेकिन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि सरमायादार आपको और मुझे समझते हैं लोग, लुटेरे हमें और आपको समझते हैं, जिनके पास एक लीज की गाड़ी है अगर फर्ज करें, या हमने सूट पहना हुआ है, व्हाइट कॉलर को, अब उनको ये डायरेक्शन कोई पार्टी देने वाली नहीं है, कोई पार्टी है ही नहीं जो डायरेक्शन देने वाली हो कि जी ये नहीं है लुटेरे बेचारे, ये तो सफेद पोस्ट व्हाइट कॉलर लोग हैं, वो तो हर एक को मारेंगे। वहां फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या हुआ था, जिसका हाथ वो देखते थे, फिर एंड में टेस्ट क्या था, जिसका हाथ सॉफ्ट है उसको वो, जो हार्ड वर्कर नहीं है, हार्ड वो मतलब ये हार्ड चाहे वो पोएट है बेचारा, हाँ, ये मैनुअल वर्क नहीं करता है, इसका मतलब ये सरमायादार है, ये लुटेरा है, उसको उन्होंने मारना शुरू कर दिया। अनगाइडेड रेवोल्यूशन, उस अनगाइडेड रेवोल्यूशन में क्या होता है, आपके मुल्क में इस वक्त जो फंडामेंटलिस्ट है वो ज्यादा ऑर्गेनाइज है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से, दे विल ट्राई टू टेक ओवर। आज फौज इंटरेस्टेड नहीं है इस सिस्टम को डिरेल करने में, ना फौज आना चाहती दोबारा अभी फिलहाल। आप अभी एक बता रहे थे कि मेन स्ट्रीम में रहना चाहिए, आपने कहा कि लेनिन ने कहा कि मेन स्ट्रीम, तो मेन स्ट्रीम में अगर पॉलिटिक्स रहती है, पीपल्स पार्टी है और बड़ी पार्टीज हैं, तो उसके अंदर इस आवाज को आप ताकतवर करें ना। हम तो कोशिश कर रहे थे, ये मैंने जो अब नया सिलसिला शुरू किया है लोगों से राब्ते का, और ये एटलीस्ट पहले मैं मीडिया से शुरू हो रहा हूँ, इट्स अ मीडिया वर्ल्ड, मीडिया शुरू हो रहा हूँ, मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट मेरी अपने लास्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद मुझे बड़े लोगों ने राब्ते किए। इसी तरह मैं एक इसको नेशनलिस्ट कॉज बना रहा हूँ, नेशनलिस्ट कॉज बना, लोगों को अवेयरनेस दे रहा हूँ। देखें फेल्ड स्टेट्स बड़ी होती हैं और कामयाब भी होती हैं बाद में, वो लैटिन अमेरिका में ये हुआ है, चाइना जो था ना जी, चाइना बिकेम इंडिपेंडेंस, गॉट इंडिपेंडेंस इन 1949, वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, ठीक है, हमारे बाद ही आए ना वो, बिल्कुल। उससे पहले वहां एक फ्यूडल क्या ट्राइबल निजाम था, चीफटेन्स थे, कॉमन टर्म की कोई रेट नहीं थी, ठीक है, रेट कोई नहीं थी, हर आदमी अपने अपने किंगडम को, फिefdom को रूल कर रहा था, राजवाड़े थे उनके। इट वॉज अ कंट्री ऑफ ओपियम ईटर्स, बिल्कुल, भांग में लोग थे, भांग में थे, हरम्स बनाए हुए थे उन्होंने, उनका ये रिवाज था, तरीकाकार था, बट दे उन कौम में पार्टी आई, एक विल पैदा की उसने, कौम को जगाया, वो सारी कौम बाहर निकली, उन्होंने बचा दिया। आज देखें 10% ग्रोथ रेट उनका 10 साल से लगातार जीडीपी, दुनिया की इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर है। और एशियन टाइगर्स देखें आप, पाकिस्तान के अवाम में ये पोटेंशियल है,
पाकिस्तान के अवाम में बहुत पोटेंशियल है, पाकिस्तान के रिसोर्सेज भी बहुत हैं, बट वी हैव बिकम अ स्मग सोसाइटी। स्मग सोसाइटी ये होती है जिसमें एपैथी आ जाती है, जिनको आपके साथ वाले घर में डाका पड़े, आप कहते हैं जब तक मेरे घर नहीं हुआ तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। आपके साथ वाला जो है ना वो गुर्बत का शिकार है, तो आप कहते हैं मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, मुझे जब तक मेरे गिरबान तक हाथ नहीं पहुंचेगा मैं मूव्ड नहीं हूं। ये हम स्मग सोसाइटी बन चुके हैं, एपैथी आ चुकी है कि हमारे पे हम तक कुछ नहीं हुआ, जब तक हम तक कुछ नहीं होगा। और ये बात इसको कहते हैं नो मैन इज एन आइलैंड। एक गुनार माइडल है, उसने बड़ा अच्छा राइटर, उसने किताब लिखी थी एशियन ड्रामा। उसने कहा दुनिया में कोई चीज आइसोलेशन में होती, हर गांव का के अफेयर्स तहसील तक जाते हैं, तहसील के अफेयर्स डिस्ट्रिक्ट तक जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट के प्रोविंस तक जाते हैं, प्रोविंस के नेशन तक जाते हैं, नेशनल अफेयर्स आपके इंटरनेशनल अफेयर्स तक जाते हैं। तो एवरीथिंग अफेक्ट्स एवरीथिंग। तो अगर हम ये समझ रहे हैं ना कि हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा आज, तो ये हमारे हमसाये के साथ हो रहा है, ये हमारे साथ मोबाइल लोग चोरी कर रहे हैं, ये हमारे गिरबान तक पहुंचेगी बहुत करीब बात। अच्छा प्रोफेसर साले साहब, आप एक पॉलिटिकल फिलॉसफी को बड़ा अपने डेप्थ पढ़ा हुआ है, मैं यही जानना चाहता हूं, चूंकि मैं सोल्यूशन पे यकीन रखता हूं और मैं जाती तौर पर बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूं। इन सारे क्राइसिस के बावजूद जो स्टेट का क्राइसिस है, जो सोसाइटी का क्राइसिस, आपने दो क्राइसिस बताए, इस क्राइसिस के अंदर एक ऑप्टिमिस्टिक, एक रियलिस्टिक, एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन जो प्रो पीपल हो, वो उसका रास्ता क्या है, रूट क्या है उसका? देखें जी, बात यह है, बड़ा आसान काम है। अब जिस तरह टेररिज्म हो रहा है यहाँ, मैं आपको एक छोटा सा मिसाल देता हूँ। टेररिज्म हो रहा है इस वक्त यहाँ, ये मुट्ठी भर लोग हैं, मुट्ठी भर लोग। अच्छा, आपको मैं ये बताता हूँ, मैंने उस दिन भी बात की थी। अब ये चंद लोग, ये उनकी भी एक बड़ी सिंपल फैक्शन है, छोटी सी सेक्ट है उनमें से, उनका या उनसे अलग ये है, ये पूरे मुल्क को इन्होंने हिला के रखा हुआ टेररिज्म। अगर यहाँ मैं आपको बताऊं ना, यहाँ लोग रात को यंगस्टर्स क्रिकेट खेल रहे होते हैं, पूरी रात क्रिकेट रोड्स पे खेल रहे होते हैं। अगर हर मोहल्ले में कमेटियां बना दी जाए, आपको बताऊं मैं, सियासतदान छोड़े, सियासत में तो पैसे की इन्वॉल्वमेंट है ना, हर विलेज में, हर मोहल्ले में नेचुरल लीडर है, जो कि कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई सोशल वर्कर है, वाले बात सुनते हैं, उसकी बात सुनते हैं, उसकी इज्जत है, मानते हैं, उसकी इज्जत है। वो लीड ले, मोहल्ला कमेटियां बनाए टेररिज्म के खिलाफ, मुल्क को बचाने के, सेफ पाकिस्तान मूवमेंट, जिसका हिस्सा एंटी टेररिज्म मूवमेंट भी है। हर इशू पर अपने मोहल्ले में कमेटी बनाए, वो यंगस्टर्स आपके रात को पैरा देंगे। आप सिर्फ अपने हमसाये पे, 17 करोड़ की आबादी है इस मुल्क में, सही। आप अपने हमसाये पे नजर नहीं रख सकते? कितनी बड़ी बात है, आप अपने हमसाये को चेक करें, है कौन? बिल्कुल ठीक। आप बाजार में जा रहे हैं, आप देख नहीं रहे मेरे साथ कौन है, आप मूवमेंट किसी पार्किंग एरिया से फिर रहे हैं, देख रहे हैं कोई चीज तो नहीं पड़ी हुई। सही है। इफ 17 करोड़ पीपल प्ले देयर रोल, ये मुट्ठी बड़े इंसानों के टेररिज्म क्या सब कुछ हो सकता है। कौम अगर जाग जाए, जिस तरह चीन जागा था, एशियन टाइगर्स, साउथ कोरिया जागा था, सिंगापुर जागा था, एशियन टाइगर्स बने, मलेशिया है। मकसद ये है कि हमसे बाद लोगों ने इंडिपेंडेंस लिया, वो कहां से कहां चले गए। इसका पॉलिटिकल फिर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? ये तो आपने एक एक्शन बताया ना, इसकी पॉलिटिकल सोल्यूशन क्या है? कि आपने कहा जो पॉवर्टी से भी जुड़ा है, 10 लाख रुपए जो खुद कुछ हमला करता है, और उसकी कोई आइडियोलॉजी भी होगी। पॉलिटिकल, जो मैं जियो पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से, अफगानिस्तान के इशू के हवाले से, ट्राइबल रीजन में जो अपसेट है और अब बेचैनी है, उस हवाले से इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन भी तो होना चाहिए ना कोई। लेकिन ये पॉलिटिकल सोल्यूशन तो सिंपल है कि आप, अगर ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, हर चीज गवर्नमेंट पे छोड़ देते हैं। गवर्नमेंट से नहीं, आप बड़े डेवलप्ड मुल्कों में भी देखेंगे ना, इवन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, जिम्मेदारी ज्यादा, सोसाइटी की जिम्मेदारी होती है, सिटीजन्स कमेटीज होती हैं, हर इलाके में, हर सबब में सिटीजन्स कमेटी बनाई जाती है, वो अपने मसले खुद हल करते हैं। गवर्नमेंट तो बड़े मैक्रो इश्यूज पे इन्वॉल्व होती है, ये माइक्रो इश्यूज पे तो अपने लोग खुद करते हैं, अपनी मदद आपके तहत करते हैं काम। एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हैज टू बी इन्वॉल्व्ड अगेंस्ट corruption, against terrorism, against poverty alleviation, against all these evils. अगर हर आदमी ये डिटर्मिन कर ले कि जी मैंने भी एक रोल प्ले करना है, यहाँ कहते हैं जी बस ठीक है, हुकूमत को गाली दे रहे हैं, ये भी एक बड़ा नेगेटिव एटीट्यूड है, ये बड़ा नेगेटिव एटीट्यूड है। अच्छा, आप मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा के साथ रहे, आप उनके जो कहना चाहिए कि पॉलिटिकल नेचर को जानते थे, एक
एवोल्यूशन हुई मोहतरमा की पर्सनैलिटी में। 86 में एक मोहतरमा थी, 88 में, फिर 90 में, फिर 93 में, और उसके बाद फिर अब मोहतरमा आई 2007 में। आप क्या समझते हैं कि मोहतरमा उस मेच्योरिटी की एज में आ गई थी, पॉलिटिकल मेच्योरिटी की, जहां से एक लीडर चेंज का इंस्ट्रूमेंट इवॉल्व करता है? हाँ, नेचुरली देखिए, दुनिया ने भी इवॉल्व किया, इंसान भी दिन ब दिन इवॉल्व करता है, एवरी एवोल्यूशन होता है, एवोल्यूशन होता है, इर्तिका होता है, हर इंसान डेवलप होता है नेचुरली। जो 86 में थी और अब, उनमें जमीन आसमान का फर्क था। उनको जो उनका स्लोगन था, जो उनके 2-3 स्लोगन्स थे, बड़े जबरदस्त स्लोगन, ये जो 2007 में उन्होंने लगाए, हाँ, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा मकान तो भुट्टो सामने लगाया था, फिर इन्होंने रिपीट किया, फिर इन्होंने कहा कलेक्टिव विजडम की बात की। बहुत बड़ी बात है। वी आर कलेक्टिवली वी आर एन ओशन, सिंगल हैंडेडली वी आर लाइक ड्रॉप्स। फिर उन्होंने डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। ये बहुत मेच्योर स्लोगन्स हैं, बहुत मेच्योर स्लोगन। उनको कत्ल किया जाना इसलिए नहीं था कि इस कौम को लीडरलेस नेशन बनाया जाए, उस एनार्की को एनहांस करने के लिए। Yes, बिल्कुल, मैं तो इसको मैं आई एग्री विद यू। ये पाकिस्तान को फेल्ड स्टेट की तरफ जो कॉन्स्पिरेटर्स ले जा रहे हैं, एंड दे थॉट शी इज वो क्या कहते हैं उसको, चारों सूबों की जंजीर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो टूटी नहीं, बिकॉज ऑफ पीपल्स पार्टी, उसका चारों सूबों में एक असर है। लेकिन डेंट तो बहुत बड़ा पड़ा है, डेंट पड़ा है। उसको रिकवर कैसे किया जाए? रिकवर, मैंने आपको बताया कि ये आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के बस का रोग नहीं है। आप नवाज शरीफ साहब को भी ले आए, वो भी बेबस हो जाएंगे। आप अभी मौजूदा हुकूमत है, उनके भी बस की बात नहीं। एवरी पाकिस्तानी हैज टू प्ले अ रोल। अच्छा, आपने बात की एवरी पॉलिटिकल पार्टी, एवरी इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग द आर्मी शुड प्ले द रोल। अब वो बहुत अच्छा, मैं समझता हूँ, कर रही है इंटरनल सिक्योरिटी में, बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रही है हमारी, इन एड ऑफ जो 73 कॉन्स्टिट्यूशन में, इन एड ऑफ सिविलियन पावर, वो अपना रोल प्ले कर रही है ये इंटरनल सिक्योरिटी में। इस तरह एक्सटर्नल सिक्योरिटी में, बट दे हैव नो राइट टू इंटरवीन 5 साल टेन्योर करने दे पूरा। दे हैव नो राइट। सिविल इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं सूबे में, सेंटर में, बिल्कुल, दे हैव नो, दे शुड जस्ट कन्फाइन देमसेल्व्स टू द। लेकिन उसमें मीडिया अपना रोल एक अदा कर रहा है, मीडिया का वो रोल बनता है। यार मीडिया भी, मैं आपको सॉरी एक बात कहना चाहता हूँ, मीडिया भी हेवायर हुआ है। कोई कनाडा में, अमेरिका में इस तरह मीडिया नहीं जा रहा जिस तरह हमारा मीडिया जा रहा है, जो हर बंदे की पगड़ी उतार रहे हैं, उछाल रहे हैं। मतलब यहाँ तो ऐसे ऐसे होस्ट में है, माजरे से कहता हूँ, ऐसे ऐसे होस्ट हैं, उनको ये नहीं, बेसिक मैनर्स नहीं है कि गेस्ट को बुलाया, उसे ट्रीटमेंट किस तरह करनी है। वो तो बेरन्स बने में एक और माफिया आपने, आई एम सॉरी टू से, क्रिएट कर दिया कि बदतमीजी करते हैं लोगों के साथ, और छोटे छोटे माइक्रो इश्यूज, जो इश्यूज ही नहीं है, उन पे लोगों को लगाया हुआ है, मायूसी फैला रहे हैं। बड़े इश्यूज पे आए यार, जिस तरह मैं बात करूं, पाकिस्तान नहीं है तो फिर आप क्या रहेंगे? ब्लडी रेवोल्यूशन आ जाएगा यहाँ इस मुल्क में। इन बातों को उठाएं, जो मेजर बातें हैं इस मुल्क की, इनको उठाएं। महंगाई है उसके बारे में बात करें, पॉवर्टी एलिवेशन के बारे में बात करें, एजुकेशन के बारे में बात करें, इकोनॉमी के बारे में बात करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें। ये क्या रोज रोज नए से नए छोटे छोटे इशू को बस बुला के और वही रोज चेहरे बुला लेते हैं, और जो रन ऑफ द मिल टाइप बातें करके आके चले जाते हैं। फिरोज साले साहब, कहीं वो उस बैल्कनाइजेशन या डिस्टेबलाइजेशन का जो प्रोसेस है, जैसे वो खुद कुछ हमला आवर, और जैसे आपने कहा इसराइली इन्वॉल्व हैं या और एक्सटर्नल पावर्स इन्वॉल्व हैं, तो क्या उनका इन्हेंस नहीं कर रहे सारी इस मायूसी में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ये चंद लोग जो प्राइवेट सेक्टर्स में हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। आई एग्री विद यू। और इस पर एक अवामी इंटेलिजेंसिया का क्या रोल बनता है? जैसे 60s में था, आप लोग उनमें थे जो ट्रेड यूनियन में काम करते थे, जो पोइट्स हैं, दानिश्वर हैं, क्या एक नई मूवमेंट इमर्ज करने की जरूरत है? यार बिल्कुल, बात यह है कि मैंने आपको एक बताया कि पैसे की इतनी इन्वॉल्वमेंट हो गई ना कि, लेकिन मुमकिन किया जा सकता है ना, लीडरशिप का तो यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 17 करोड़ अवाम अगर फैसला कर ले तो फिर ये हो सकता है एक बड़ी, मतलब 5-5 रुपए भी लोग डालते, 10-10 रुपए भी डालते। लेकिन अब यहां बन गया है सिलसिला कि एक आदमी की पार्टी होती है या चंद
एक माफिया की पार्टी होती है, वो माफिया भी बना लेता है, वो अखबार भी निकाल लेता है, वो टीवी चैनल भी चला लेता है, एमएनए भी बनवा लेता है अपने, वो एमएनए भी बनवा लेता है, वो सब कुछ कर लेता है, पॉलिटिकल पार्टी भी बना लेता है। तो वो माफिया का कंट्रोल है। अब अवाम अगर इज्तिमाई तौर पे कलेक्टिवली आगे आए और हर आदमी सोचे कि भाई ठीक है मैं 10-10 रुपए भी डालता हूँ, 20-20 रुपए भी डालता हूँ, 100 रुपए भी डालता हूँ, फिर ये बात बनेगी। अदरवाइज तो ये माफिया ने टेक ओवर कर लिया सारा कुछ। और हर शरीफ आप देखें कितना पाकिस्तान में कोई टैलेंट की डर है, कितना, मैं आपको बताऊं सियासत में भी बड़ा बड़ा ईमानदार आदमी है, बिल्कुल है। हर, मैंने आपको बताया कि हर विलेज में, हर मोहल्ले में नेचुरल लीडर है, इज्जतदार आदमी है, बैठा हुआ है, पढ़ा लिखा आदमी है। ठीक बात है। लेकिन वो बैकग्राउंड में चले गए इस मोनोपोली की वजह से, पैसे की मोनोपोली की वजह से। लेकिन अगर कलेक्टिवली वो इकट्ठे हों और वो ये फैसला कर लें कि ठीक है ये एक आदमी 1 करोड़ डालता है, तो हम 1 करोड़ आदमी को इकट्ठा करके हम उधर से 1-1 रुपए लेके भी करोड़ इकट्ठा कर सकते हैं। सही है। अच्छा, मैं एक स्टडी पढ़ रहा था, उसमें यह था कि पाकिस्तान उन मुल्कों में एक मुल्क शामिल हो सकता है जहां पर एक अवामी इंकलाब की उम्मीद है। देखे ना, नेपाल में एक डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन आया, शहनशाहियत का खात्मा हुआ, हमारे साथ है जहां पे बादशाहत का खात्मा हुआ। तो आपकी इन बातों से एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि अनार्की है और एक अनगाइडेड रेवोल्यूशन हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ एक गाइडेड रेवोल्यूशन भी तो हो सकता है ना। गाइडेड रेवोल्यूशन वो उस सूरत में हो सकता है कि अवाम फैसला करे, अवाम फैसला करे कि जिस तरह चीन में हुआ था। माओ ज़ेडुंग वाज नॉट अ रिच मैन, माओ ज़ेडुंग वाज नॉट अ रिच मैन। ठीक है। उसको चू एन लाई ने फाइनेंस किया था। ठीक है। वो एक मिडिल क्लास का आदमी था, लेकिन वो अवाम को साथ लेके चल पड़ा, अवाम को मिला लिया अपने साथ। वरना तो चाइना तो सबसे बड़ी फेल्ड स्टेट थी। चाइना तो फेल्ड स्टेट थी। अच्छा परवेज साले साहब, पाकिस्तान दुनिया के उस खित्ते में है वजूद रखता जो दुनिया का मोस्ट कॉन्फ्लिक्टेड रीजन है, मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया का जंक्शन है। यहाँ पर अफगानिस्तान का जो इशू है वो हमारी पाकिस्तान के अंदर जो प्रोसेस हुआ इस बदअमनी का, उसकी रीजन जो है उसमें एक अफगानिस्तान का फॉल आउट नहीं है, जहां पर जो 20-25 साल से जंगें हो रही हैं अफगानिस्तान के अंदर। इसके लिए मैं आपको एक बात करना चाह रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात छेड़ दी है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आप पूरी हिस्ट्री देखें, इवन द ब्रिटिशर्स वर नेवर एबल टू डिफीट द अफगान्स। ये बहुत पुरानी हिस्ट्री है। एक फॉर्मूला मैं देना चाहता हूँ, ये यूनाइटेड स्टेट्स में बड़ी अच्छी तरह सेल हो सकता है फॉर्मूला। अमेरिकन को कोई पाकिस्तान में आज ट्रस्ट नहीं करता। 62 ईयर से पाकिस्तान उनके कुरोनी रहा है और उनके बारे में इंप्रेशन ये है कि ये इस्तेमाल करके फेंक देते हैं आपको। बिल्कुल यही, ठीक है, ये ओपिनियन उनको कोई ट्रस्ट नहीं करता। ये अमेरिकन के अपने इंटरेस्ट में। और एक किताब है, ये मैं आपको बताऊं, स्टीफन कॉवी, इनका अपना अमेरिकन राइटर है, ही इज नोन एज द गुरु ऑफ इंटरनेशनल लीडरशिप टुडे। स्टीफन कॉवी। वो कहते हैं कि यू हैव टू पे अ वेरी हैवी प्राइस फॉर लैक ऑफ ट्रस्ट। दे आर पेइंग अ वेरी हैवी प्राइस फॉर लैक ऑफ ट्रस्ट। पैसा भी लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब कहने का उसका फॉर्मूला ये है क्या कि ये इस्लामिक फोर्सेस, देखिए टेररिज्म, ये जो टेररिस्ट हैं ये तो काफिर हैं, ये मस्जिदों में हमले कर रहे हैं। इनके साथ कौन है? आप हैं, मैं हूं, कौन है? लेकिन जब अमेरिकन सामने आते हैं तो वो कहते हैं काफिर है। अच्छा, अमेरिकन को लोग काफिर समझते हैं, इनको ट्रस्ट ही कोई नहीं करता, इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये ट्रस्ट नहीं करता। ये इस्लामिक फोर्सेस से लोग लाए, सऊदी अरेबिया से लाए, ये वहां से लाए, अपना जॉर्डन से लाए, टर्की से लाए, सीरिया से लाए, इंडोनेशिया से लाए। वो जब मुसलमान आके इनको टेररिस्ट को डील करेंगे तो उनको पब्लिक भी उनके साथ होगी। अमेरिकन के साथ तो इनको काफिर समझते हैं लोग, इनको ट्रस्ट ही कोई नहीं करता। ये अच्छा काम भी कर रहे हैं तो लोग बुरा समझते हैं इनका। ये कभी नहीं जीत सकते यहाँ। अच्छा, हाँ, ये मिलिट्री लेवल पे तो जो मर्जी कर लेंगे, लेकिन दिल लोगों के नहीं जीत सकते। लेकिन मिलिट्री सोल्यूशन के अलावा पॉलिटिकल सोल्यूशन भी तो हो सकता है ना अफगानिस्तान। It has to be a combined solution. Combined military plus political plus economic plus education दें आप, social development करें वहाँ, economic development करें। It has to be a multifaceted, multi-pronged strategy. अच्छा, उस solution में UN का रोल होना चाहिए। UN का रोल to galvanize Islamic forces. अच्छा, पीस कीपिंग फोर्सेस जैसे हैं इस्लामिक फोर्सेस, अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ दे। बहुत डिस्ट्रस्ट है इनके बारे में, अमेरिकन के बारे में और गोरी स्किन के बारे में बहुत डिस्ट्रस्ट है।
इस्लामिक पीपल, इस्लामिक फोर्सेस, देयर फोर्सेस शुड बी गैल्वनाइज्ड, और वो इन आके ये जो असल काफिर है टेररिस्ट, वो इनको डील करें तो देखें इनको कितना रिसेप्शन अवामी वहां के लोकल पॉपुलेस देगी। गुरिल्ला वॉरफेयर की डेफिनेशन आप समझते ही हैं। गुरिल्ला वॉरफेयर की डेफिनेशन होती है कोई गुरिल्ला वॉरफेयर कामयाब नहीं। वियतनाम से क्यों भगा दिया था अमेरिकनों को, छोटे से मुल्क ने भगा दिया था उनको, वजह यह है कि अवाम साथ थी उनके। सही है। अभी यहाँ अवाम साथ नहीं है आपके ना, अवाम जब आप साथ मिलाएंगे वो उस सूरत में साथ होगी कि आपके मुसलमान आगे हैं। अच्छा, अफगानिस्तान में प्रॉक्सी वार हो रही है, ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है, दुनिया के एनालिस्ट कह रहे हैं कि इंडिया भी वहां पे एक प्रॉक्सी वार में इन्वॉल्व है अगेंस्ट पाकिस्तान। तो ये जो इंडिया का फियर है, हेजमनी ऑफ इंडियन एम्पायर, उसका जैसे आपने शुरू में एनालिसिस किया कि पाकिस्तान में उसका रद्दमल भी है कि उसको औरतों ने एक्सप्लॉइट किया गया, और इंडिया के जो क्रिटिक हैं वो ये कहते हैं कि इंडियन मिलिट्रिज्म जो है उसने रीजन के अंदर फियर पैदा किया, और उसके बाद इस रीजन में पाकिस्तान जैसे मुल्कों में भी मिलिट्रिज्म आया। तो पाक इंडिया कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के बगैर पीस हो सकता है इस खित्ते में? देखिए बात सुने, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने पहले बात ये की थी कि हमने भी इंडिया में जहां जहां सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हुई हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उन्होंने भी किया, मशरकी पाकिस्तान में उन्होंने भी किया। अब इसमें चाहे जो भी तरीका हो, इंडिया के लिए भी बेहतरी इसमें है, हमारे लिए भी बेहतरी है कि हम लोग, अब देखें हम न्यूक्लियर पावर बन चुके हैं। जब न्यूक्लियर पावर होती है तो इतनी बड़ी कन्वेंशनल आर्मी की जरूरत नहीं होती। अब मैं नहीं कहता कि इस आर्मी को खत्म किया जाए। देखिए ये आर्मी जो है ना, ये आपके, ये हमारे ज्यादातर लोग हैं इधर से एग्रीकल्चरल एरिया से। पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। इनको खेतों में लगाएं, इनको तनख्वाहें वही मिले, ये मुल्क की प्रोडक्शन में हिस्सा लें, इनको इंडस्ट्रीज में लगाएं, इंडस्ट्रियलाइजेशन कराएं, नौकरी इनकी बहाल रहे। अच्छा, इनका मेडिकल कोर है आर्मी का, सबसे बड़ा मेडिकल कोर आर्मी का है पाकिस्तान में, बट दैट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय द सिविलियंस। सही है। इंजीनियरिंग कोर इनका बहुत बड़ा है, एजुकेशन कोर इनका बहुत बड़ा है। तो ये पाकिस्तान में दो पाकिस्तान क्यों बनाए हुए? एक फौज का पाकिस्तान, एक सिविलियन पाकिस्तान। वी आर ऑल ब्रदर्स, वी आर रिलेटेड टू ईच अदर, वी शुड बी वन पाकिस्तान। तो मकसद ये है इस फौज को डिसबैंड करने की जरूरत नहीं है, इतने लोगों को बेरोजगार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बजाय परेडें करने के, आपका न्यूक्लियर वेपन है, आपको क्या प्रॉब्लम है? ये बचा लेंगे आपको, ये बंदूकें बचा लेंगे आजकल के जमाने में। इनको आप लगाएं खेती बाड़ी में, इनको लगाएं इंडस्ट्री में, लगाएं इनको एजुकेशन में लगाएं, इनको मेडिकल साइड पे लगाएं, इनको जिस तरह मैंने कहा इनका इंजीनियरिंग। लेकिन प्रवेश साहब, जो जियो पॉलिटिक्स है उसके हवाले से मैं भारत के एक बहुत बड़े एनालिस्ट को मिला चंद रोज पहले, आशीष नंदी को, इंडिया के सबसे बड़े क्रिटिक और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं इस वक्त। उनका भी ये कहना है कि एक्सटर्नल पावर्स जो सी हैं, दुनिया की बड़ी पावर्स, वो बैटलफील्ड बना रही हैं पाकिस्तान को, और वो पाकिस्तान के अंदर इंटरवेंशन करके उनका अल्टीमेट टारगेट इस रीजन की दो इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर हैं, वन इज चाइना एंड सेकंड इज इंडिया। तो दोनों मुल्कों की, भारत और पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया और यहाँ के जो रूलिंग क्लासेस है, क्यों नहीं वो इस मसले को एक विजडम के साथ, कश्मीर के मसले को और दोनों मुल्कों के माबेन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व क्यों नहीं करती? देखिए यहाँ बड़ी अच्छी हमारे सिविलियन लेवल पे उसको क्या कहते हैं, ट्रैक टू डिप्लोमेसी, ट्रैक 2 एंड ट्रैक 3, बड़ी अच्छी डिप्लोमेसी ये शुरू हुई। और आपने देखा है कि पब्लिक सेंटीमेंट तो ये है, जब इंडियंस यहाँ आए क्रिकेट मैच पर, तो यहाँ हमारे लोगों ने, उनको टैक्सी वालों ने किराया नहीं लिया, उनसे घरों में जगह देते हैं, उन्होंने घरों में जगह दी। कोई खोखे पे चला गया, पान के पैसे नहीं लिए, किसी ने कोक पी, दे वर ग्रीटेड। मैं भी अभी इंडिया गया था, चेन्नई गया था एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, हमारे साथ भी बड़ा अच्छा सलूक हुआ। हम कहीं होटल में चले जाते, कॉमनर जो है, कॉमनर ने बड़ा प्यार किया, कॉमनर ने बड़ा प्यार किया। ये मैं आपको जो बात बताई है ना कि ये हमारे लोगों को खतरा ये है कि अगर इंडिया की और हमारी सुलह हो जाए तो हमारी फौजें डिसबैंड हो जाएंगी। ना वो चाहते हैं अपनी फौज डिसबैंड करना, ना हम चाहते हैं अपनी फौज। जो वार इंडस्ट्री के बेनिफिशियरी हैं, इंडस्ट्री के जो बेनिफिशियरी हैं। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि देखें, ये इनको आप ये ना इनको समझाएं, इनके डायलॉग करें। अभी कियानी साहब आपके बड़े समझदार आदमी हैं, इसी तरह आपके फौज में भी बड़े काबिल लोग हैं, उनको समझाएं कि इनको अनएम्प्लॉय नहीं करना। बट वी डोंट नीड दिस कन्वेंशनल आर्मी, we need modern army, we need a modern army, we are a nuclear power, so we need a very small army. इनको आप मुल्क की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व करें। They should retain their salaries, they should retain their status, they should retain their jobs, but they should be put in agriculture, industry, education, medical core, engineering core, etc. इनकी जॉब्स बरकरार रहनी चाहिए, बट प्रोडक्टिव साइड पे होना चाहिए, नॉन प्रोडक्टिव जा रहा है सारा काम। अच्छा प्रवेश साले साहब,
आप एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल थॉट्स रखते हैं, आपका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, पाकिस्तान के अंदर जो सूबाई खुद मुख्तारी का मसला है, कोई लोग समझते हैं कि सीरियस समझती है छोटे सूबों के अंदर, छोटा तो नहीं कहना चाहिए, आबादी के हवाले से मैं कह रहा हूं, बराबर होते हैं फेडरेशन में, कि जो पाकिस्तान को एक बड़ा प्रॉब्लम किसी वक्त हो सकता है वो एहसास महरूमी का है या सेंट्रलाइजेशन ऑफ फेडरेशन की जो प्रॉब्लम है। तो सूबाई खुद मुख्तारी को रिजॉल्व नहीं करना चाहिए इस इशू को? यार सूबाई खुद मुख्तारी तो बड़ी छोटी चीज रह गई अब। अच्छा, आप जब ईस्ट पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान ने 6 पॉइंट्स जी डिमांड पेश किए थे तो इन्होंने गद्दार कहना शुरू कर दिया उसको, हालांकि पॉपुलेशन उधर जाती, दे वर द रियल पाकिस्तान, दे वर द रियल पाकिस्तान, वी वर इन अ माइनॉरिटी। ठीक है, हमने उनको माइनॉरिटी, उनको ठीक है, गद्दार कह रही है मेजॉरिटी को 6 पॉइंट्स पर। बाद में जब टूट गया उसके बाद कहने लगे कि यार काश फेडरेशन ही, कन्फेडरेशन मान लेते उनके साथ। चलो 6 पॉइंट्स कन्फेडरेशन था या जो भी था, भुट्टो साहब तो 5.5 पॉइंट मान गए थे। अब मैं आपको यहां एक और बात करना चाहता हूं कि आज अगर पाकिस्तान को बचाने के लिए बलूचिस्तान कन्फेडरेशन भी मांगता है, उनको दें कन्फेडरेशन, वरना कल आप रोएंगे। अच्छा, कल आप रोएंगे। उनको कन्फेडरेशन भी वो मांगते हैं तो उनको दें। क्या मांगते हैं वो उनसे पूछें, उनको कहें बस हमारी एक ही डिमांड है, विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ पाकिस्तान, आपको जो चाहिए ले लें। आपने 4 पॉइंट्स मनवाने वो मनवा ले, 6 पॉइंट्स मनवाने वो मनवा ले। वो कहेंगे अगर चले जी डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी और कम्युनिकेशंस सेंटर रख ले, बाकी हमें दे दें। वो कहते हैं जी कन्फेडरेशन ले लें, आप ले लें कन्फेडरेशन। ने कहा जो जलावतन लीडर हैं इवन बलोचिस्तान के, उनके साथ हम मुज़ाकरात करेंगे और उनकी जो डिमांड्स हैं उनको एक्सेप्ट करके उसको। डिमांड्स क्या, उनका हक है यार, आप कौन होते हैं डिमांड्स की बात कर रहे हैं? अच्छा, डिमांड्स क्या होती है? फेडरेशन की डेफिनेशन क्या है? फेडरेशन की डेफिनेशन ये है, इस तरह आप 4 प्रोविंसेस हैं, हर सूबा अपने स्वर्ण मंशा से फेडरेशन में रहता है, जबरदस्ती कोई नहीं होती। बिल्कुल ऐसे 4 भाई जो होते हैं ना, अगर एक घर में रहना चाहते हैं, वो अपनी मंशा से रहना चाहते हैं। अगर वो अलग अलग होना चाहते हैं, हर एक का राइट है, इक्वल राइट्स है। वो आप कम से कम आपस में प्यार मोहब्बत तो रखें। वो अगर अलग अलग भी 4 भाई जुदा हो जाते हैं, वो कम से कम मिलना जुलना तो रहता है। यहां तो खून खराबे के साथ जिस तरह ईस्ट पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन उसमें भी एक्सटर्नल पावर्स हैं। वजह क्या है? वजह यह है, मैं आपको बताता हूं कि आपके घर डाका पड़ा हो, आपको कोई शैतान मदद करने आ जाएगा तो आप उसको भी वेलकम करेंगे। आपको कोई कत्ल करने आ जाए, आपको कोई एक आके काफिर बचाएगा, आप उसको नहीं करेंगे। इवन बलूचिस्तान जिस तरह ईस्ट पाकिस्तान में हुआ था कि इंडिया ने इंटरवीन किया, जब उनके साथ ईस्ट पाकिस्तान में वहां जुल्म हो रहा था, रेप्स हो रहे थे, कत्ल गारत हो रहा था, जेनोसाइड हो रहा था, इंडिया केम एंड उन्होंने हार पहना इंडियंस को। इस तरह बलूचिस्तान वाले दे विल इवन गो विद द डेविल। जब उनके बाप को मार दिया आपने, अकबर बुगटी को, तो इसके बाप को आप मार दो। मारने वाले को पकड़ते क्यों नहीं है? उसको पकड़े ना। ये उनसे पूछे क्यों नहीं पकड़ते? क्यों नहीं पकड़ते? उनके बाप को आपने मार दिया, आप कोई बाप को मार दे तो आप क्या नाम है, आप किसी की भी मदद लेने के लिए यू विल इवन टेक हेल्प फ्रॉम द डेविल। आपका मतलब है कि जो सूबाई खुद मुख्तारी है वो लाजिम है, सूबों को उसके अपने हकूक मिलने चाहिए जो फेडरेशन तय कर, जो वो चाहते हैं। फेडरेशन क्या तय करती है, वो उनसे पूछेंगे किस हवाले से आप हमारे साथ रहना चाहते हैं। मैं कहता हूं पाकिस्तान में आज नया रेफरेंडम होना चाहिए। किस हवाले से नया रेफरेंडम होना चाहिए कि ये मौजूदा पाकिस्तान वायबल है कि नहीं है। आप रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ स्टेट की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि अगर इस पाकिस्तान को बचाना है तो इसका नया रेफरेंडम कराएं कि क्या आपके साथ पंजाब का एक हिस्सा होना चाहिए, पूरा पंजाब, सेंट्रल पंजाब के और सदर्न पंजाब के प्रॉब्लम्स हैं, पोटहार वालों के अपने मसले हैं, वो भी खुश नहीं है सेंट्रल पंजाब से, बलूचिस्तान के अपने मसले हैं, फ्रंटियर के अपने मसले हैं, सिंध के अपने मसले हैं, कराची वालों के अपने मसले। एक नया रेफरेंडम कराएं, कौन रहना चाहता है ये फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में। और आप डिसेंट्रलाइजेशन चाहते हैं सूबों की, सूबों के बाद डिवीजन की, डिस्ट्रिक्ट्स की, जैसे पूरी दुनिया में होता है? नहीं, वो उस किस्म की बात नहीं कर रहा। नया रोल मांग रहे हैं आप? वो डिसेंट्रलाइजेशन तो होनी चाहिए, वो तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तो बड़ा ये लोकल बॉडी सिस्टम के भी हक में हूँ, डिसेंट्रलाइजेशन के भी बहुत हक में हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान में जबरदस्ती इस पाकिस्तान को इम्पोज नहीं करना चाहिए। आप लोगों की मंशा के हवाले से चलें, उनको आप उनसे पूछें कि आप क्या भी ओके, यूनाइटेड स्टेट्स में कितनी स्टेट्स हैं, किस स्टेट में कोई लॉ है, किस स्टेट में कोई लॉ है, किस स्टेट में कोई लॉ है, किस स्टेट में, वजह डेमोक्रेसी है।
इस तरह आप कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सूबा कहता है जी हमें हमारे साथ कन्फेडरेशन बना लें, दूसरा सूबा कहता है जी हमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इस हद तक दे दें, तीसरा सूबा कहते हैं जी हम 4 सब्जेक्ट्स आपको सेंटर के पास रखना चाहते हैं। क्या फर्क पड़ता है? कर लें, लेट पीपल बी हैप्पी। मुल्क लोगों से बनते हैं, उनकी खुशी से बनता है। ये नहीं बनता कि जबरदस्ती ऊपर एक सेंट्रल पंजाब या फेडरेशन और सेंटर ये इंपोज कर दे उनके ऊपर। लेकिन पंजाब के तो अपने बड़े हुकूक सल्ब हुए हैं, इसके कल्चरल जो राइट्स हैं, पंजाबी लिखना नहीं जानता, अपनी जबान से महरूम होता जा रहा है। यार वो तो आप फिर क्लास साइड पे भी आ जाएंगे, कल्चरल साइड पे भी आ जाएंगे। अभी अच्छा, तो हम बात कर रहे थे प्रोविंस के हवाले से। आप बात कर रहे हैं सूबों की हकूक के हवाले से, वो जितने भी चाहते हैं। आपका एक पस मंजर एक प्रोग्रेसिव है, क्या इसको तबकाती हवाले से नहीं जोड़ा जाना चाहिए? दोबारा सवाल कीजिए। जो तबकाती प्रॉब्लम है पाकिस्तान का, अमीर और गरीब का, जिसका आपने शुरू में फोकस किया, क्या वो ज्यादा बड़ा मसला, इस मसले को जोड़ा नहीं जाना चाहिए नेशनल इशू के साथ? मैं आपको देखें, 2 बातें मैंने शुरू में की थी। एक, पाकिस्तान फेल्ड स्टेट क्यों बन रहा है? ये प्रोविंशियल डिस्पैरिटी की वजह से। ठीक है, आप आगे अब दूसरी बात पे, वो भी मैंने इशारा कर दिया कि ये तबकाती हवाले से पाकिस्तान में ब्लडी रेवोल्यूशन के यही मैं पूछना चांसेस आ रहे हैं। तो तबकाती तकसीम बढ़ी है ना, बहुत बढ़ गई है, गुर्बत बढ़ी है ना, हद से ज्यादा। वो कहते थे ट्रिकल डाउन जो सी इकोनॉमी के यार ट्रिकल डाउन, लोग आटे की बोरी के लिए अपने बच्चे बेचने, अपनी बेटियां बेचने। तबकाती इशू हुआ ना, जो पंजाब का गरीब है, जो बलूचिस्तान का गरीब है, जो सिंध का गरीब है, जो सूबा सरहद का गरीब है। उस दिन एक साहब हमारे जानने वाले मुझे मिले, वो कहते हैं जी मैंने एक फकीर को, वो गाड़ी में बैठे हुए थे, उन्होंने 5 रुपए दिए, उसने उठा के मुंह पे मारे फकीर ने, उसने कहा कि साडा वेला भी आने वाला है, देखो तुम। ये तो अच्छा साइन नहीं है, एक पॉजिटिव साइन भी तो है। पॉजिटिव साइन इसलिए नहीं है, भी तो है ना, ये अवेकनिंग अपनी जगह, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसकी कोई चैनलाइजेशन नहीं है। आप करें ना चैनलाइजेशन, आप जैसे लोगों पर। हम तो ये बातें कर रहे हैं, हमने एक मूवमेंट स्टार्ट की है और इसको मैं बिल्कुल पार्टी के बियॉन्ड मूवमेंट को स्टार्ट कर रहा हूँ। ये मीडिया से स्टार्ट की मूवमेंट मैंने, लेकिन पार्टी में भी करेंगे, पार्टी में भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये हमने मूवमेंट स्टार्ट की है, अवेयरनेस की है। मकसद ये है कि हर पाकिस्तानी को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, हर पाकिस्तानी को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा इस अवेयरनेस पैदा करने, वरना ये ब्लडी रेवोल्यूशन ऐसा होगा कि आप जैसे लोग जो, और मेरे जैसे लोग जिन्होंने कोई लीज पे गाड़ी ली हुई है, कोई सूट पहना हुआ है, हमें भी लोग समझेंगे ये भी वो है। जो असल लुटेरे हैं ना, वो खैर वो भी अपने आप को समझ रहे हैं। मैं तो उनको भी कहता हूँ कि आपने ठीक है बड़ी बार जायदादें बनाई हुई हैं, ये जो आपके घर गार्ड खड़े हुए हैं ना, ये जो आपके घर नौकर खड़े हुए हैं, ये समझ रहे हैं आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ये सबसे पहले आपको मारेंगे। अच्छा, मैं प्रोफेसर साहब कुछ वाकयाती बात पूछना चाहता हूँ। जब 88 में मोहतरमा आई और उस वक्त हुकूमत बनी, फिर 93 में मोहतरमा आई, तो 93 में मोहतरमा का जो तर्ज हुकूमत था उसमें और 88 में क्या फर्क था? देखें जी, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि एक बहुत बड़ी साजिश जो एस्टेब्लिशमेंट ने की थी मोहतरमा के खिलाफ, कि 88 में बीबी को पंजाब ने दिया, आईजे बनवाई उन्होंने, आईजे बनाई। 90 में भी ये हुआ, रिगिंग हुई और बीबी को कन्फाइन, बीबी मुझे खुद मेरे साथ जाती अल्फाज हैं, परवेज यू डोंट रियलाइज आई एम ओनली इस्लामा, आई एम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्लामाबाद। मोहतरमा ने ये कहा जी। अच्छा, आई एम ओनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्लामाबाद की गवर्नमेंट में, ये 88 में। और फिर इन्होंने साजिश की उधर भी 93 में भी, 93 में भी कोalition पंजाब में बनवा दी। तो मकसद ये था कि पंजाब, इन्होंने फैसला कर लिया था कि जो मेजर प्रोविंस है, पंजाब, और 2008 के इलेक्शन में भी ऐसे ही हुआ कुछ। ये इन्होंने फैसला किया हुआ था। मैं आपको ये कह रहा हूं ना कि 62 ईयर्स में ज्यादातर पीरियड अगर आप कैलकुलेट कर लें तो वो तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट डायरेक्टली रही है, ठीक है। उसके अलावा भी जितना पीरियड सिविलियंस के हवाले इंटरवेंशन रहा है, इंटरवेंशन, एवरी प्राइम मिनिस्टर हैज बीन फेयरफुल ऑफ नवाज शरीफ साहब के साथ भी यही कुछ हुआ, बिल्कुल, दोनों हुकूमतों में। बिल्कुल। तो जब दोनों लीडर्स मिल गए, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ, और उसके बाद फिर इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी किया, तो आज उसको एक भरपूर तरीके से क्यों नहीं आगे लेके जा रहे? वो सारे बस यही प्रॉब्लम्स है ना हमारे अपने पार्टी के अंदर, तो नहीं वो लोग घुसे हुए पार्टियों के अंदर भी प्लांट किए हुए लोग, उन लोगों के जो, बिल्कुल, उन्होंने लोग अपने प्लांट किए हुए पार्टियों के अंदर भी।
पार्टियों के अंदर प्लांट किए। देखें, एक तो मैंने आपको बताया बहुत 85 के बाद खास तौर पे, उससे पहले भी, बट 85 में तो ये बहुत बड़ी एक पौध आ गई जो कि पॉलिटिशियन नहीं थे, जो बिजनेसमैन थे, जो कि आर्मी ने प्रॉप अप करके, क्लास आ गई, ताजरों की आर्मी ने प्रॉप अप करके अपने चमचे आगे पॉलिटिक्स में ले आए, जिनको पॉलिटिक्स का कुछ पता नहीं था, ना इनका कोई बैकग्राउंड था, वो बिजनेसमैन है बेसिकली। सही। या उन्होंने पैसा कमाना है या उन्होंने पुराना पैसा चोरी का बचाना है, वो ऐसी क्लास ऑफ पॉलिटिशियंस के तौर पे पोर्ट्रे की जाती है। वो पॉलिटिशियंस नहीं है जो, और पैसे की इतनी इन्वॉल्वमेंट कर दी, जो शरीफ पॉलिटिशियन थे, काबिल पॉलिटिशियन थे, ऑनेस्ट पॉलिटिशियन, वो बेचारे फारिग हो गए, उनके पैसे ही नहीं रहा इतना। वो आप भी जानते हैं बहुत लोगों को, मैं भी जानता हूं बहुत लोगों को, वो पीछे बैकग्राउंड में चले गए। सही। हमें भी लोग कहते हैं जी आप बड़े देर से गायब हैं, ये वो भाई इतनी इन्वॉल्वमेंट पैसे की हो गई है। अच्छा परवेज साहब, आपकी पार्टी के 4 बुनियादी नारे हैं, जिसमें सबसे यूनिक नारा जो था 67 में जो पार्टी बनी और 70 में इंतखाब उसी बुनियाद पर जीता, सोशलिज्म। और आप इससे बड़े मुंसलिक रहे हैं, इससे सोशलिज्म एग्जिस्ट करता है एक फिलॉसफी के हवाले से आज भी? बिल्कुल करते हैं। देखें, उसमें यह है कि हमें अपने लेसन लर्न करने चाहिए। सोशलिज्म एक एवोल्यूशनरी हवाले से कैपिटलिज्म के बाद की फॉर्म है। पता है आपको, स्लेवरी है, फिर फ्यूडलिज्म है, फिर कैपिटलिज्म है, फिर सोशलिज्म है। हम एक दिन में जंप नहीं कर सकते। हमारी सोसाइटी तो कंपैटिबल नहीं है, ट्राइबल भी है, फ्यूडल भी है, सेमी। अब ये है कि हमारे कुछ, सोशलिज्म एक फिलॉसफी है, उसमें भी कुछ गलतियां रही, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन में भी गलतियां रही और फिलॉसफी में भी कुछ गलतियां थी। अच्छा। इसी तरह मैं आपको बताऊं ना, आज अब जिस तरह स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, बड़ा आइडियल निजाम है, आइडियल निजाम है, वो जन्नत है, वो तो जन्नत है, दुनिया की आइडियल डेमोक्रेसी। तो आपको कोई अच्छी चीज कैपिटलिज्म से मिलती है, वहां से लें। आपको सोशलिज्म से अच्छी चीज मिलती है, वहां से। यू बिलीव इन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म? Well, why not? Egalitarian socialism, democratic socialism. वैलिड है पाकिस्तान में, उसके लिए हालात बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल, हाँ, नेचुरली आपको इवॉल्व करना पड़ेगा फ्यूडलिस्टिक निजाम को। फ्यूडलिज्म एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान में? बिल्कुल है, अभी भी ट्राइबलिज्म भी है, फ्यूडलिज्म भी है, नियो कॉलोनियलिज्म भी है। तो उसके मुकाबले में तो ये फलसफा चल सकता है, उसके मुकाबले में चल सकता है ना, आज के हालात के मुताबिक इर्तिकाई हवाले से चलेगा ना। इम्पोजिशन नहीं। आप बलूचिस्तान में इस वक्त सोशलिज्म नहीं नाफिज कर सकते, ठीक है, यू आर राइट। लेकिन वन स्टेप फॉरवर्ड तो जा सकते हैं ना। आप एक इंडस्ट्री में आप सोशलिज्म नाफिज कर सकते हैं, एक वहाँ फ्यूडल सोसाइटी। ट्राइबलिज्म तो खत्म कर सकते हैं ना, ट्राइबल चीफ्स के निजाम को। इवॉल्व करें। ट्राइबलिज्म के बाद आप फ्यूडलिज्म लाएं, फ्यूडलिज्म के बाद आप कैपिटलिज्म लाएं, कैपिटलिज्म के बाद सोशलिज्म लाएं। हर चीज की यू कांट जंप द लैडर। एक आप पौड़ी के अगर 30 सीढ़ी हैं तो एक एक करके ऊपर आपने चढ़ना है। यू कांट जस्ट जंप टू द रूफ। सही है। मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि एक मुतबादल फलसफा, जैसे आपने कहा कि अनगाइडेड रेवोल्यूशन, तो मुतबादल फलसफा तो हो सकता है एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म अपने तजुर्बात के हवाले से। आपकी पार्टी का जो एक्सपीरियंस है और आपका अपना जाती जो एक बड़ी लंबी स्ट्रगल है, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम पाकिस्तान में, उसका जो भी सिंथेसिस पाकिस्तान का आज बनाया जाए। ये तो जो रेवोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये तो बड़ा खतरनाक चीज है। ये अनगाइडेड होगा, इसको कोई फायदा नहीं होगा, इसमें कत्लो गारत होगा, लूटमार होगी, और इसमें बड़े बड़े लोग जो है ना शरीफ मारे जाएंगे, इसमें व्हाइट कॉलर लोग मारे जाएंगे, और इसमें एक नई पौध निकलेगी जो कि चोर चक्कों की, लुटेरों की वो बनेगी, और इसमें आपके फंडामेंटलिस्ट टेक ओवर करने की कोशिश करेंगे। अल्टीमेटली फौज को भी आना पड़ेगा, एक्सटर्नल पावर्स भी आ सकती हैं। ये कोई अच्छा है, क्योंकि कोई पार्टी है ही नहीं जो इसको लीड करे, कोई डायरेक्शन देने वाली पार्टी नहीं। तो ऐसी अपसर्ज होगी, एक स्पॉन्टेनियस। मुझे तो ये लग रहा है अपसर्ज होगी। किसी दिन आटा कम हो गया, किसी दिन चीनी कम हो गई। जैसे भुट्टो की शहादत पर पूरे मुल्क में एक रद्द-ए-अमल हुआ और उसकी कोई डायरेक्शंस भी नहीं, डायरेक्शन ही कोई नहीं। वहां जितना सिंध में आगे लगी है, अरबों रुपए का नुकसान लोगों ने कर दिया, पूरे मुल्क को आग लगा दी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होगा। इस तरह का होगा ये, इसका तो कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमती कारकर्दगी से मुतमिन हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं मुतमिन नहीं भी हूं, लेकिन मैंने आपको साथ साथ ये भी बताया है कि इंटरफेरेंस बहुत है एस्टेब्लिशमेंट की, इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है। अब मैं एक और पॉइंट रेज करना चाहता हूं कि मैंने एक आसिफ जरदारी साहब से इलेक्शन से 3 दिन पहले फोन पर, 3 दिन नहीं, ये शायद उस दिन रात को जब इलेक्शन हो रहे थे, रिजल्ट्स आ रहे थे 18 फरवरी की रात को 3 बजे इनसे बात की थी रात को। मैंने कहा बीबी शहीद हो गई हैं और आप इलेक्शन जीत रहे हैं, आप इलेक्शन जीत रहे हैं और इंशाल्लाह आप जीत जाएंगे, लेकिन अब ये
थोड़ा सा गो बियॉन्ड द पार्टी। इस मुल्क में जो शरीफ, टैलेंटेड, पढ़े लिखे लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं अपनी अपनी फील्ड्स के, चाहे वो किसी पार्टी में भी उनको इकट्ठा करें, उनको लेके आए, पार्टी में ओहदे दें, पार्टी में नहीं हुकूमत में ओहदे दें, ताकि मुल्क को आप इस क्राइसिस से बाहर निकले, मल्टी फैसेटेड, मल्टी डायमेंशनल क्राइसिस से बाहर निकलवाएं। ये आप पार्टी एग्री किए इस पे? उनका क्या जवाब? उन्होंने कहा, मैंने कहा तो है ये, लेकिन अब मैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अब ये कह रहे हैं जी कि जी मैं अब कैबिनेट में रिशफल पहले कह दिए कर लूंगा, अब कह रहे हैं कि जी शायद नहीं करूंगा, पता नहीं क्या करेंगे। मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त आप ये ठीक है, पार्टी के लोगों को ऑब्लाइज भी करना पड़ता है, लेकिन आप ये वो बंदरबान ना करें कि जी खैरात ना दें। आप जो मेरिट्स पे जो जिस काबिल है उसको वो ओहदा दें, मसले हल करें लोगों के। कोई जिस मिनिस्ट्री का है उसको ही शुड बी एन एक्सपर्ट ऑफ हिज फील्ड। नंबर 2, अवाम को रिलीफ मिले, अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, वरना आज अवाम जो है ना वो इस हद तक पहुंच गई है। मैं तो हालांकि डेमोक्रेसी का हामी हूं, मैं कहता हूं 5 साल टेन्योर होना चाहिए, लेकिन अवाम इस हद तक पहुंची है, उसको क्या है, वो कहते हैं जी डिक्टेटर कोई आ जाए, बेनेवोलेंट डिक्टेटर आ जाए, कोई और आ जाए, हमें रिलीफ मिलना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, लोड शेडिंग खत्म होनी चाहिए, रोटी मिलनी चाहिए, शुगर मिलनी चाहिए, इन्फ्लेशन कम होनी चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए, हमें मेडिकल फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। लोगों के मसले ये हैं, आप इन पर कंसंट्रेट करें और उन लोगों को लाएं, उन लोगों को, चाहे मैंने आपको कहा नेचुरल लीडर आपके गांव में भी है, आपके मुल्क में भी है बड़ा लीडर, उनको चाहे मिन्नतें उनके घर जाके करनी पड़े आपको, आप उनको लेके आए। पार्टी का आपका इतना वर्कर है पीपल्स पार्टी का नाराज, उसको वापस ले आए, उनके घर जाए, मेहनत करें। ईगो का क्या मसला है? लीडर वो होता है जो घर जाता है, उसको जैसे लेकर जाते थे। सही है। प्रवेश साले साहब, काश हमारे पास लंबा वक्त होता और आपकी एक ये जो बातें बड़ी कंस्ट्रक्टिव और फ्यूचरिस्ट बातें हैं हम तफसील से सुनते। आपका शुक्रिया मैं अदा करता हूं। बहुत मेहरबानी है, आपने मुझे मौका दिया और मैं अपने कोई थॉट्स बड़े ओपनली आपके सामने पेश किए हैं। बट ये आई डोंट नो आप पीटीवी पे चला सकेंगे, नहीं चला सकेंगे, यहाँ पे सब कुछ। तो बाकी ये है कि मैं वो आपको बताया ना, जिस तरह रोज आपके ये लोग इश्यूज, आप छोटे छोटे इश्यूज, मैक्रो इश्यूज पे फंस गए, माइक्रो इश्यूज पे मैं मैक्रो बातें की हैं। बहुत मेहरबानी प्रवेश साले साहब। बहुत मेहरबानी। नाजरीन, ये थे प्रवेश साले, आपने इनकी पाकिस्तान की अवामी सियासत के इश्यूज सुने। शुक्रिया और खुदा हाफिज।